अस्सलाम नाज़रीन, मैं अनवर काशिफ मुमताज़ टैक्स और आपके साथ हाजिर हूँ। पाकिस्तान की आबादी का 50% से ज़्यादा नौजवानों पे हैं हमारे नौजवान, और जिससे बात करो वो कहता है कि ये बहुत बड़ा असासा है इस मुल्क के लिए। लेकिन इन नौजवानों को अगर हमने सही तालीम नहीं दी, इनको हमने अगर सही गाइडेंस नहीं दी, तो ये इस मुल्क के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। एक जैसा तालीमी निज़ाम, अच्छी सेहत की सहूलत, सफरी सहूलत इन नौजवानों को इस मुल्क में रहने और इस मुल्क के लिए अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने पे मजबूर करेगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये जब तक नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान का एक मजबूत टैक्स निज़ाम ना हो। और मजबूत टैक्स निज़ाम उस सूरत में हो सकता है जब ज़्यादा कमाने वाला ज़्यादा टैक्स दे और कम कमाने वालों को उस टैक्स से मराहत मिले। इसी तरह मजबूत टैक्स निज़ाम बन सकता है और इसी तरह जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारा सासा हैं, वो इस मुल्क में रह सकते हैं, इस मुल्क के लिए काम आ सकते हैं और इस मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। आज हमने फ़ोन कॉल पे हमें ज्वाइन किया है ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने, जो कि सदर हैं पाक अफगान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उनसे बात करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं फ़ोन कॉल पे हरीपुर से हाजी अताउर रहमान साहब, जो कि प्रेसिडेंट है हरीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। अपने दोनों मेहमानों से बात करते हैं। ज़ुबैर साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान में बिलखुसूस जो बिजनेसमैन है, उसके क्या मसाइल हैं कारोबार करने के लिए? अगर हम उसको कैटेगराइज कर लें, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और दूसरे इन्वेस्टर्स, तो क्या मसाइल क्या हैं? जुबैर साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र इस पर। देखिए जी, मैं इसमें जो है इंडस्ट्री और ट्रेड दो ही सेक्टर्स हैं। अगर आप बिजनेस को देखें, इसके अंदर अगर आप इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए बहुत जरूरत है। जैसे आपने अपनी तमीद में यही कहा कि हमारे यहाँ ये 50% नहीं है, ये 60% से ज्यादा लोग हमारे यहाँ 23 साल या इससे कम उम्र के लोग हैं। जी जी। तो ये एक बहुत बड़ा सरमाया भी है। ये डबल, ये जो ना दो तारी तलवार है। अगर आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो मुल्क बन जाएगा, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये आपको इस्तेमाल कर लेंगे। सही है। ये सबसे बड़ा जो है ना प्रॉब्लम हमारे ये है, हम जो है ना अपने नौजवानों को काम देने में फेल हो गए हैं। हमने काम नहीं दे पाए उनको। तो जब हम काम नहीं देंगे, उनको जॉब क्रिएशन नहीं होगा, तो आप जो है इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। जितनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जितना ये प्रॉब्लम है, तो सारे ऐसे हैं कि आप जो है ना उनको नौकरियां देने में। लेकिन जब हम काम देने की बात करते हैं तो एक पूरा चैनल है, उनकी तालीम, फिर उनकी तरबियत, फिर उसके बाद काम देना। देखिए, मैं आपको आज बताता हूँ, बात यह है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो है ना आपका तालीमी निज़ाम जो है ना वो बहुत कोई इंग्लैंड की दर्जे का हो। बात यह है कि अगर आप बेसिक तालीम इस मुल्क के अंदर आप कर दें, जिसमें प्राइमरी स्कूल की जो है ना तालीम हो जाए, तो भी इससे आपको जो है ना बहुत बड़े फवायद हो जाए। और आपको एक दे, हमको क्या जरूरत है, आपको जब काम देना है, अभी जो वजीर आजम पाकिस्तान ने ये कहा है कि जी मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं कहाँ से नौकरियां देंगे? आप अगर अगर पब्लिक सेक्टर में कोई नौकरी अगर आप दे भी सकेंगे तो 50,000 लोगों को नौकरी दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा लाख लोगों को दे देंगे। बाकी 99 लाख जो है ना लोग जो है वो प्राइवेट सेक्टर ही दे सकता है। और उसके लिए जो आपका जो सवाल था, उसका जवाब अब ये शुरू होता है कि देखें, इंडस्ट्री जब लगती है जब प्रॉफिटेबिलिटी हो, और प्रॉफिटेबिलिटी जब आती है जब आप इस मुल्क के अंदर वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट, यानी वो ऐसा माहौल पैदा करें जिससे इंडस्ट्री चले, एफिशिएंटली चले। उसके लिए हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी नीचे जा रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नीचे जा रहे हैं हम, जो है ना एनर्जी प्रोविजन में भी नीचे जा रहे हैं। यहाँ आपको गैस नहीं देते, बिजली नहीं देते, और आपके 15,000 मसाइल जो है ना इंडस्ट्री के साथ हैं। जब तक इन मसलों को जब आप हल करेंगे और आप ये मेक श्योर करेंगे कि जो इंडस्ट्री लगी हुई है वो पीयर ग्रुप, यानी जो अगर वही इंडस्ट्री अगर इंडिया में लगी है, बांग्लादेश में लगी है, वो क्या नफा करती है और हमारे यहाँ क्या नफा होता है। अगर नफा होगा तो इंडस्ट्री लगेगी, तो जॉब क्रिएशन होगा। इसके बगैर जॉब क्रिएशन नहीं हो सकता। तो अभी आपके ख्याल में जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इतनी ज्यादा है कि नफा नहीं हो रहा और लोग जो इंडस्ट्री लगाने की तरफ नहीं राग़िब हो रहे हैं। बिल्कुल यही बात है। हम हर तरीके से देखें, आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट आज 11% पे पहुंच गई है। तो ये जो 11-12% के ऊपर वायबल नहीं होती। आपकी गैस की कीमतें देख लें, उसकी अवेलेबिलिटी देख लें, बिजली की कीमतें, उसकी अवेलेबिलिटी देखें। और दूसरी बात, वोकेशनल ट्रेनिंग। और जब आप तालीम की बात करते हैं तो तालीम सिर्फ ABCD पढ़ने का नाम नहीं है। तालीम उसको भी कहते हैं जिसमें आप उनको लेबर डेवलपमेंट करते हैं, यानी लेबर को उनकी स्किल उजागर करते हैं और वो बेहतर काम कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी उनके अंदर हो। लेबर प्रोडक्टिविटी हमारी जो है ना जर्मनी के मुकाबले में
7:1 है, कोरिया के मुकाबले में 5:1 है। तो अगर हम 5 गुना अगर हमारी तनख्वाहें कम भी हैं तो इतनी एफिशिएंसी भी कम है। इसको हमको बढ़ाना होगा। बहुत सारे काम है जो हमको जो है ना इस मुल्क के अंदर करने होंगे। तो अच्छा जुबैर साहब, मैं वापस आता हूँ, आपसे बात करता हूँ। हमारे साथ हाजी अतौर रहमान साहब भी हैं, उनसे बात करते हैं। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है जनाब? मैं ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप हरीपुर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके यहाँ शहर में क्या क्या मसाइल हैं? बिजनेस करना इजी है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस महंगी है, कारोबार की तरफ लोगों का रुझान है, क्या किस तरह की सूरत हाल है? देखिए, इस तरह है कि गवर्नमेंट जो हमारी आती है, हर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज दे रही हैं। अब बदकिस्मती हमारी मुल्क की है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी देती है वो हमसे उस पर पहले राब्ता नहीं करती, तो वो अपनी ही ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिसीज बना देते हैं। इस वक्त मौजूदा हालात में मैं आपको बताता चलूं कि मौजूदा हालात में गैस के क्राइसिस हैं। फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो हमारे इदारे हैं, जिस तरह EPA है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, उन्होंने बहुत सख्ती शुरू की हुई है और उस वजह से गैस वाले ये कर रहे हैं कि जी उन्होंने गैस 40% महंगा कर दिया है। और साथ में वो कह रहे हैं कि जी RLNG पे जो आपकी इंडस्ट्री जो इजाफी आप प्रोडक्शन करेंगे तो वो सारा गैस हम आपको RLNG पे देंगे। उस पे कास्ट इतनी बढ़ जाएगी कि किसी भी सूरत में इंडस्ट्री का चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट है, देखें जी, जब आप कोई भी नया SRO लाते हैं, कोई भी टैक्स रिबेट देते हैं, उसके लिए चाहिए ये कि जो इंडस्ट्री इस वक्त चल रही है उसको भी उसी हिसाब से रखा जाए। सही है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं एनवायरमेंट की आप बात कर रहे हैं, आप वो तो अपने जो भी उनका लॉ है उसको इम्प्लीमेंट तो करेंगे। अगर आप वायलेशन कर रहे हैं तो उसका क्या हाल है कि वो उसको छोड़ दें क्या? नहीं, कभी भी नहीं। बिल्कुल तमाम इंडस्ट्री उसको वायलेशन जो करेगी उसके ना हम हक में, और कोई भी इंडस्ट्री नहीं करना चाहती। लेकिन सिर्फ इतना है कि जो कवानीन आपने इम्प्लीमेंट कराने हैं तो उसको एक टाइम फ्रेम दे दी। हमेशा इंडस्ट्रीज जो आपकी बनी हुई है, आपके ख्याल में जो भी नई चीज लाए उसमें टाइम फ्रेम दें, उसके बाद फिर लॉ को इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट कराएं। आपकी बात पहुंच गई। मैं आपके पास वापस आता हूँ, जरा जुबैर साहब से मैं बात करूँ। जुबैर साहब, ये जो इकोनॉमी का हमारा हाल है, और कभी हम अबू धाबी की बात कर रहे हैं, कभी हम दुबई की बात कर रहे हैं, कभी हम कह रहे हैं कतर से हमें पैसे मिलेंगे, तो ये, और फिर IMF की तरफ भी जा रहे हैं, तो क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जुबैर साहब को मेरी आवाज आ रही है? जुबैर साहब को शायद आवाज दी जा रही है मेरे ख्याल में। जी हाजी साहब, आप बताएं, जो यहाँ पे जो टैक्स वगैरह है, जो टैक्स रेट है, उससे आपके जो बिजनेसमैन है वो समझते हैं कि टैक्स रेट में कमी आनी चाहिए? देखें जी, जो इस वक्त टैक्स का सिलसिला है उसमें इस तरह है कि बिल्कुल उसमें कमी तो देखें जी, यहाँ पे टैक्सेस मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस हैं, जो कि इतने ज्यादा टैक्सेस हैं जिसकी समझ ही नहीं आती कि उसके जो है आपके चैम्बर के मेंबरान कितने हैं? जी, हमारे चैम्बर के मेंबरान इस वक्त कोई जो इंडस्ट्री के हैं वो 250 हैं और जो ट्रेड के हैं वो 700। अच्छा, ठीक है। तो मतलब ये कोई 1000 के करीब हैं? जी, 1000 के करीब हमारे मेंबर्स हैं। ठीक है। और उसमें ये कि टैक्स के सिलसिले अब मैं आपको बताता चलूं, हमारे जो इस वक्त टैक्स का सिलसिला है उसने हमें बड़ा डिस्टर्ब किया हुआ है। ठीक है। 3 किस्म के टैक्सेस जो है ना वो इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर रही हैं। एक पाटा, FR, कश्मीर और मलकन, इनमें इन्होंने सेल टैक्स भी वे ऑफ किया हुआ है, इनकम टैक्स भी वे ऑफ है। उसकी वजह से ये है कि यहाँ पे वो लोग लाते हैं, कराची में माल बेचते हैं। उससे क्या होता है कि तमाम इंडस्ट्रीज जो लोकल और जगहों पे लगी हुई है तो उनको 17% सेल टैक्स ऑफ है, 5-6% इनकम टैक्स हो जाता है, तो ये कोई आ जाता है कोई 22% एक इंडस्ट्रीज को छूट है। वो इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, हालांकि चाहिए तो ये कि वो इंपोर्ट सिर्फ अपने एरिया के लिए करें, अपनी आबादी के मुताबिक करें और अपने एरिया में बेचें। वो पाकिस्तान का 60% इंपोर्ट करके कराची में बेच रहे हैं। इस तरीके से आपके ख्याल में जिनको इंसेंटिव दिया जाए उन पे भी चेक भी रखा जाना चाहिए?
जी देखिए जी, पूरे पाकिस्तान में। चले मैं आपकी तरफ आज साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ, जरा जुबैर साहब ने दोबारा ज्वाइन किया, जुबैर साहब से बात करता हूँ। जुबैर साहब, ये इकोनॉमी का जो हाल है और इस वक्त जो एक बात चली हुई है कि कभी दुबई की तरफ है, कभी अबू धाबी है, तो इस और फिर IMF से भी बातचीत चल रही है, फिर चाइना से भी बात करके आए, तो आप क्या देखते हैं किस तरफ मामला जा रहे हैं? देखिए, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहुत बड़ा मसला है, इसमें कोई दो बातें नहीं है। और ये आज से नहीं है, पिछले 2 साल से हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के चक्कर में फंसे हुए हैं और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड अकाउंट डेफिसिट इंतहाई खराब है। देखिए, जहाँ एक्सपोर्ट कम होगा और इम्पोर्ट ज्यादा होगा, वहाँ आप जो है ना, ये सारी चीजें तो होती हैं। ये तो अल्लाह भला करे उन पाकिस्तानियों का जो आपके बैरून मुल्क से मुबादला बेचते हैं, उन्हीं की वजह से हम जो है सर्वाइव भी कर रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत हमारे पास है वैसी गुजरता है। देखिए, सबसे पहले वैसा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ब्रेक लेनी, वापस आता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ इस पर तफसील से। वापस आते हैं ब्रेक से, अपने मेहमानों से बात करते हैं कि असल में मसला कहाँ है और बिजनेसमैन को क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये जो हालात हैं ये बेहतर नहीं हो रहे और इनको किस तरह बेहतर किया हुआ। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मेहमानों से। आज जुबैर साहब से बात करते हैं। जुबैर साहब जी, आप क्या आप बात कर रहे थे इकोनॉमी के हवाले से? जी जी बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना, इसको सबसे बड़े एक्चुअली पासिंग द वर्स्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस था। अगर ये जो क्राइसिस है कल के आज के नहीं, ये पिछले 2-3 साल से और 1 दिहाई से इतना खराब हालात की तरफ जा रहे थे, लेकिन और भी ज्यादा खराब हो गए। तो देखिए, अगर आप अपने घर में भी जब प्रॉब्लम में आते हैं तो पहले अपने रिश्तेदारों से, पहले अपने दोस्तों अजीजों से बात करते हैं कि मुझे इतनी मदद हो जाए तो मैं निकल जाऊंगा। फिर आप किसी बैंक के पास से किसी लैंडिंग इदारे के पास जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक किया कि पहले सऊदीया गई, अब UAE गए, फिर चाइना गए थे, ये फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान है। अब मलेशिया जाएंगे, फिर हम IMF से भी नेगोशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, जब तक बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं होगा, आज आप देखें डॉलर 133 रुपए का आज हो गया है। अब ये तो रुपए की जो कदर है वो गिरती हुई जा रही है, इसको भी हमने संभालना है, हमने एक्सपोर्ट्स भी बढ़ानी है, इंपोर्ट्स को कम करना है। लेकिन जुबैर साहब, ये सूरत-ए-हाल 2-3 दफा पहले भी आई माजी में, और उस वक्त भी इसी तरह की अरेंजमेंट किया गया, लेकिन फिर कोई मुस्तकिल बुनियादों पर अरेंजमेंट नहीं हो पाता। देखिए, ये मुस्तकिल बुनियाद पे पाकिस्तान का एक ही अरेंजमेंट है, पूरी कौम भी समझ लें और जब नाज़रीन है वो भी सुन लें। वो एक ही तरीका वो ये है कि आप अपनी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो आपकी खेती बाड़ी का जो आपको अल्लाह पाक जमीन से देते हैं, उसको आपने वैल्यू एडिशन करती है। जब आप वैल्यू एडिशन करने से मेरा मुराद ये है कि आप कॉटन को एक्सपोर्ट करने की बजाय आप मेडअप्स एक्सपोर्ट करें, गारमेंट एक्सपोर्ट करें। जब आप ये करेंगे तो 7 स्टेजेस से उस कॉटन को पास करना होगा, और इस 7 स्टेजेस के ऊपर आप क्या मिलेगा आपको, आप लोगों को रोजगार देंगे। जब आप कॉटन से इसको धागा बनाएंगे, रोजगार खड़ा होगा। तो धागे से जब आप कपड़ा बनाएंगे, कपड़े से इसको प्रोसेस करेंगे, प्रिंट करेंगे, डाई करेंगे, फिर गारमेंट बनाएंगे। इस 7 प्रोसेस के अंदर आप जो है ना, इसके अंदर आप नहीं, तो आप क्या समझते हैं जो इस वक्त जो रीजनल लोगों ने हमारे बिजनेस को कैप्चर कर लिया है, पाकिस्तान उसको रिकैप्चर कर सकता है? वो बिल्कुल। देखिए, आप देखिए, इस वक्त ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हम पाकिस्तान जो है इस वक्त टेक ऑफ स्टेज पे है, इस वक्त दुनिया के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जो पाकिस्तान के लिए जो है मुश्किल हो। हम इसको दोबारा इसी लीग के अंदर आ सकते हैं, किसी किस्म का कोई ऐसा मामला नहीं है। हमको खुदा न खास्ता कोई डूब गए, मर गए। देखिए, एक बात आप हमेशा याद रखें कि एग्रीकल्चर, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी 85% आबादी जो है वो एग्रीकल्चर और इसी के ऊपर डिपेंड करती है। जब वो उसके ऊपर डिपेंड करती है तो यहाँ से निकलता भी है। तो निकलता है, इसको आपने रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट नहीं करना, आपने उसके अंदर उसके ऊपर वैल्यू एड करनी। चावल अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं थाईलैंड को, तो मैं आपको बताऊं, थाईलैंड उससे 300 डिफरेंट किस्म की वैल्यू एडेड आइटम बनाता है। उससे 300% से लेकर 1200% तक वैल्यू एडिशन करता है वो, और उसके बाद वो दुनिया में बेचते हैं, जिसको सीरियल्स कहते हैं, कुछ और कहते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को आप ले लें, आप शुगर एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, दुनिया की कन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज को इस्तेमाल करती है। 70 साल में किसी हुकूमत ने, जितने इकोनॉमिक एडवाइजर्स आए, उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि एग्रीकल्चर को ही आपको लेके आगे चलना है। मैं आपको बताऊं, आप सब रियलाइज करते हैं। असल प्रॉब्लम ये है कि आप देखें पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यहाँ आपको गैस की एक्सप्लोरेशन से भी रोकते हैं। कोल, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। हर कोल, क्या आज का हो, हर कोल इन्वेंट हुआ, पता चला था उसको। जुबैर साहब, हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया, अगर आप मैं जरा उनसे बात कर लूँ, फिर आपकी तरफ वापस आता हूँ। जी, आपका नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अच्छा
जी जुबैर साहब लाइन ड्रॉप हो गई, आप क्या कह रहे थे कोल के हवाले से? मैं ये कहता हूँ थर कोल जो है ना जी, उसको दरियाफ्त हुए 70 में हुआ, आज तक क्यों नहीं होता? प्रॉब्लम ये था कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट इम्पोर्ट होती है इस मुल्क के अंदर, जो पेट्रोल इम्पोर्ट होता है, क्रूड ऑयल इम्पोर्ट होता है, उसकी बड़ी जबरदस्त लॉबिंग है, ऊपर तक फैली हुई है। उसके अंदर मैंने चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इतनी मेहनत की और प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंटेशन दी, वो मानने को तैयार नहीं, हमको टैरिफ दे देते हैं। ठीक है, जो इलाका जो आपको 300 साल तक 1 लाख मेगावाट बिजली बना सकता है और आपकी रिक्वायरमेंट 30,000 मेगावाट की है, उसको आप बंद करके बैठे हैं। अब चला है इंशाल्लाह ताला जून के अंदर पहली बिजली 600 मेगावाट की आएगी। ये आपके सामने है, इस मुल्क के अंदर ये होता रहा है। मफादात वाले लोग, वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग इस मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है। ठीक है, बिल्कुल सही। जुबैर साहब मैं आपके साथ वापस आता हूँ, जरा मैं अताउर रहमान साहब से बात कर लूँ। जी अताउर रहमान साहब, ये जो आप बात कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ इंसेंटिव दिया गया और वो फिर कराची में जाके बेचा जाता है, तो जरा इस पे और जरा डिटेल में आप बात करें। देखें जी, इस तरह है कि इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस के जो है ना जी वो चल रहे हैं जी। उसमें 65D है, उसमें 5% इनकम टैक्स की छूट है जी। ठीक है जी। अब एक ही इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्रियल स्टेट में बनी हुई है, उनकी ही इंडस्ट्री है। उन्होंने पहले जो पुरानी इंडस्ट्री है उस पे जो है ना इनकम टैक्स का छूट नहीं है। नई इंडस्ट्री वही इंडस्ट्री वाला लगा के और उसके बाद जो है ना उसके पास 65D ले लेता है, जिसपे उसको 5% छूट हो जाती है इनकम टैक्स की। अब मसला ये है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो स्मूथ चल रहा है, उसके साथ ही दूसरे बंदे नया इंडस्ट्री लगाता है, एक ही प्रोडक्ट होती है, उस पे वो मार्केट में उससे वो आउट हो जाता है, इसलिए ऑटोमेटिकली वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। गवर्नमेंट की पॉलिसीज चूंकि वो ग्राउंड स्टडीज नहीं करते और वो सिर्फ ये कि तो आप क्या नहीं समझते कि इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा है तो उसको रिबेट मिलना चाहिए? नहीं ना जी, एक इंडस्ट्री है ऑलरेडी। देखो जी, पाकिस्तान में तो एक्सपेंशन तो हो सकती है, उसमें कोई एक्सपेंशन हो सकती है। देखें, एक पाकिस्तान में ऑलरेडी एक इंडस्ट्री चल रही है जी। वो आपकी प्रोडक्ट पूरी कर रही है, आप उसको कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट नई इंडस्ट्री लगाने वाले को 5% हम छूट देंगे, ऑटोमेटिकली आपकी मार्केट तो वही है ना जी, उसी मार्केट में उसने आके माल बिकना है जी। अब वो पुरानी इंडस्ट्री उसको 5% जो है महंगा पड़ रहा है, नई इंडस्ट्री लगाने वाले को वही प्रोडक्ट आप रिबेट दे दें, आप उसको सहूलतें दे दें, टैक्स जो है ना उसकी छूट दे दें, लेकिन कोई नई प्रोडक्ट पे दे दें, कोई नई इंडस्ट्री पे दे दें। ठीक है, ठीक है। आपका कहने का जो एग्जिस्टिंग जो लोग काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री पे जो है एग्जेम्पशन नहीं डिस्टर्ब ना किया जाए। ठीक है, ठीक है। उसको दूसरा ये कि हमारी पाटा कश्मीर और मलकान पे जो इन्होंने छूट दी हुए 17% सेल टैक्स की और इनकम टैक्स की, उसमें ये कि वो उस इलाके की आबादी के मुताबिक जब इंपोर्ट करेंगे तो बाकी इंडस्ट्रीज इफेक्ट नहीं होंगी। जी हाँ। अब वो अपनी आबादी से 10 गुना 50 गुना ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो आपको पॉइंट वैलिड है, वो माल कंट्रोल चेक होना चाहिए, उसका कंट्रोल होना चाहिए कि वो आबादी के मुताबिक इंपोर्ट करें। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, आपके ख्याल में जो रेट है 17% और जो इनकम टैक्स के रेट है, ये आप क्या समझते हैं, ये मुनासिब है या इसको कम होना चाहिए? नहीं, गलत है, गलत है। देखो जी, अगर आपने इस मुल्क में इंडस्ट्री को चलाना है तो इंडस्ट्री को इक्वल जो है ना जी आप उसको। अच्छा साहब, हमारे साथ कॉलर है, मैं उनसे बात करूं फिर आपकी तरफ वापस आता हूं। जी, आपका नाम और आप कहां से बात करें? मेरा नाम सुल्तान बर्क है, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। जी सुल्तान साहब। हमारी इंडस्ट्रीज भी हैं, हमारी इंडस्ट्रीज के साथ जो सलूक हो रहा है ना पाकिस्तान में जी, वो इतना ही अजीब है कि जैसे सुतेली माँ वाला सलूक है। अच्छा, कैसे? अभी कल मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया लाहौर में जी, इंडोनेशिया का एम्बेसडर आया हुआ था अपना तेल बेचने के लिए, पाम ऑयल बेचने के लिए। जी हाँ। हमारे भी तो अल्लाह खुश रखे, उनको 190-95 के करीब एम्बेसडर हैं पूरी दुनिया में जी, तो क्यों नहीं हमारी चीजें बेचते? हमारे यहाँ चावल भी है, हमारे मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की एम्बेसीज हैं वो एक्सपोर्ट को प्रमोट क्यों नहीं करती हैं? यस यस यस, इसी में हमारे जो है ना ट्रेड बैलेंस है, वो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, वो पूरे हो जाते हैं। ठीक है, हम अपने मेहमानों से बात करेंगे, बहुत वैलिड बात है आपकी। ठीक है, ठीक है। हम नाज़रीन ब्रेक पे जाना है चाहते हैं और अपने मेहमानों से बात करते हैं। अभी हमें कॉलर ने बात की, बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान की एम्बेसी जो हैं वो हमारी प्रमोट करें प्रोडक्ट को और हमारा एम्बेसडर बन जाएं एक्सपोर्ट के। आए इस पर जुबैर साहब से भी बात करेंगे ब्रेक से वापस आके।
नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे और हमारे कॉलर ने भी बड़ा अच्छा मशवरा दिया। जुबैर साहब से बात करते हैं। जुबैर साहब, ये जो हमारे कॉलर थे लाहौर से, ये कह रहे थे कि पाकिस्तानी एम्बेसी जो है वो रोल प्ले नहीं कर रही जो उनको ट्रेड को प्रमोट करने के लिए करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जुबैर साहब, हमारी आवाज़ उन तक जा नहीं रही। जी जी जी, मेरे ख्याल में वो सिलसिला मुनक़ता हो गया उनसे। जुबैर साहब से हम आजी साहब से बात करें। आपका क्या ख्याल है अताउर रहमान साहब, जो हमारे कॉलर ने बात की कि पाकिस्तानी एम्बेसी जो है प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रही, इससे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हमारे एम्बेसीज कोई भी जो है ना जी वो इस किस्म का काम नहीं कर रही। वो तो यहाँ पे जितना भी अभी तक देखा गया, हम एक डेलीगेशन के साथ गए थे जी इंडोनेशिया में, तो वहाँ पे जो हमारा एम्बेसीज के लोग थे, यकीन करें एक डेलीगेशन में एक मीटिंग में हमने उनको बुलाया और ऐसे लग रहा था जिस तरह हमारे यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी का हाल है वो आए जी। एक खातून साहिबा थी, नाम नहीं लूंगा, और फिर उसके बाद जनाब उन्होंने आके बस सिर्फ 5 मिनट हमारे जो है ना जी वहाँ पे डेलीगेशन के साथ वहाँ बैठी। और आप प्रिंसिपली आप ये कह रहे हैं बुनियादी तौर पे कि जो हमारी एम्बेसीज हैं उनको एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में, बिल्कुल, जो कि नहीं कर रही। अच्छा, आप मुझे बताएं, ये जो फाइलर नॉन फाइलर की एक बहस छिड़ी हुई है, आपकी और आपकी चैम्बर की क्या स्टैंड है इस पे, और आप क्या बिजनेस कम्युनिटी आपकी क्या कहती है इस पे? मेरा अपना ख्याल ये और बिजनेस कम्युनिटी चाहती है कि बिल्कुल सारे लोगों को फाइलर होना चाहिए और टैक्स पे जो है ना छूट एक किस्म की सबको एक जैसी देनी चाहिए। और फाइलर जो है ना जी उसमें फायदा यही है कि तकरीबन आप ये कहते हैं नॉन फाइलर जो है उसको लिए सख्त वक्त हो ताकि वो काम ना कर सके, और वो बिल्कुल उसके लिए टफ टाइम दिया जाए जी, और तमाम को जो है ना जी वो फाइलर लाया जाए। ठीक है। अच्छा, ये हमारे मुल्क का जो मसला है वो मेरे ख्याल में इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन है, और इकोनॉमी हमारी डॉक्यूमेंट नहीं होकर दे रही। मुख्तलिफ तरीके से फाइलर नॉन फाइलर का भी एक 3 साल से ये लेके आए हैं, फिर विदहोल्डिंग का सेगमेंट बढ़ता जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी? देखें जी, हमारा जो FBI है वो बाकायदा सही तरीके से अपनी ड्यूटीज नहीं दे रहा, ना उसके पास पॉलिसीज ठीक हैं। यकीन करें हर शख्स फाइलर बनना चाहता है, लेकिन वो जब ये सुनता है कि मैं जब एक बार फाइलर बन जाऊंगा तो मुझे इतने किस्म के नोटिस आएंगे कि मैं परेशान हो जाऊंगा, तो हर बंदा उसको ये कहता है यार नहीं फाइलर नहीं होना, पहले ही किसी को पैसे दे देना, अपने आप को बचाए। अच्छा। अगर हमारी FBR की पॉलिसीज ठीक हो जाएं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ठीक हो जाएं, टैक्स का निजाम ठीक हो जाए, यकीन करें हर बंदा वॉलंटियरली फाइलर होना जो है ना पसंद करेगा। सही है। तो आपके ख्याल में ये जो कोई मसाइल हैरेसमेंट है इसकी वजह से लोग नहीं आना चाहते हैं? 100% यही है। हम बिजनेस कर रहे हैं, यकीन करें सुबह शाम परेशान होते हैं कि यार अब क्या होगा जी, 10 किस्म के नोटिस आते हैं, समझ ही नहीं आती, बिल्कुल चीज क्लियर होती है। देखें निजाम इतना खराब है कि आपको एक ऐसे नोटिस आता है जो उनको भी पता होता है कि हमने गलत नोटिस दिया है। सही है। फिर उसके बाद वो आपको 3-3 महीने जलील करते रहते हैं, जबकि उससे निकलता कुछ भी नहीं। ठीक है। अच्छा, ये 214D एक बहुत नया सेक्शन पिछले साल तक था और इसमें 3 मिलियन के करीब केसेस जो हैं वो सेलेक्ट किए गए, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुए ऑडिट के लिए, और अब 214E लेके आए हैं और उसके जरिए वो जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं और उन केसेस को खत्म कर रहे हैं। तो ये 25% और 2% ऑफ टर्नओवर मांग रहे हैं और 20,000 पेनल्टी मांग रहे हैं। आपका क्या इस पे टेक है? आप क्या समझते हैं इस पे? देखिए पेनल्टी किस बात की दी जाए, मेन चीज तो ये देखें जिस पे टैक्स बनता है वो टैक्स दे रहा है जी। नहीं, वो कह रहे हैं ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है तो आप 25,000 रुपए 25% लास्ट ईयर से टैक्स ज्यादा दे दें या 2% ऑफ द टर्नओवर दे दें। अगर उसने इनकम देखें जी, वो तो रिटर्न लेट फाइल किया ना सर, रिटर्न लेट फाइल किया है, रिटर्न लेट फाइल किए हुए मैंने इसको नहीं स्टडी किया, लेकिन अगर एक शख्स पे वो जो है ना जी उसका टैक्स उस साल उसने कमाया ही नहीं तो 25% इजाफी कैसे वो दे? सही है। मैं ये कह रहा हूं कि वो ये कहते हैं कि आपने रिटर्न फाइल किया, आपने तारीख से बाद रिटर्न फाइल किया जो आखिरी तारीख थी। ये आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हो? जी इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं मैं। लाजमी बात है, देखें जी कवानीन में सख्ती होनी चाहिए, समझ गया ना जी, लेकिन इतनी सख्ती हो कि लोग टैक्स देने से भागे ना, वो बाकायदा अपने आप को फाइलर कराने के लिए खुशी से आ सके। सही है।
तो इसलिए कि जितनी भी इस तरह किस्म की सख्तियां होगी और उनको परेशान किया जाएगा तो लाजमी बात है नए लोग नहीं आ सकेंगे। सही है। तो आप ये समझते हैं कि ये जो ज्यादा नोटिसेस हैं, ज्यादा कंप्लाइंसेस हैं, ये टैक्स की तरफ आने से रोकती हैं और लोग इसकी वजह से तो गलत किस्म के नोटिसेस, खामखा हैरेसमेंट पैदा करने वाले नोटिसेस, इसलिए कि उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। एक नोटिस गलत भेजने वाले को अगर ये लोग प्लेंटी करते कि भाई आपने एक फाइलर बंदे को गलत नोटिस भेज के उसको हरास किया, उसको परेशान किया, अगर उसको ये लोग जो है ना जी चार्ज करते तो वो कभी भी गलत नोटिस ना भेजता। सही है। गलत नोटिस आते हैं, आप 3-3 महीने 1-1 साल जलील होते रहते और दरमियान में उसमें कुछ नहीं निकलता। सही है। तो आपके ख्याल में ये जो नोटिस हैं ये कम होने चाहिए, लोग इसकी वजह से लोग जो हैं ज्यादा, और ये जो ऑडिट में आप लेके आए 3 साल में एक दफा सेलेक्ट करना, तो आपके ख्याल में ये सही है? पहले तो हर साल केसेस सेलेक्ट हो रहे थे ऑडिट में। देखें जी, मेरा अपना ज़हन तो ये कि सालाना जो है ना जी बाकायदा ऑडिट होना चाहिए और साल के साल ही कंपनीज के ऑडिट कंप्लीट होने चाहिए। तो हर साल ऑडिट होना चाहिए आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल होने चाहिए। अच्छा, टैक्स ऑडिट हर साल होना चाहिए आप कह रहे हैं? देखें जी, मेन चीज ये कि आप 3 साल बाद उसको जब परेशान करोगे, बेहतर यही नहीं है कि सालाना बस अपने ऑडिट होते रहे स्मूथ तरीके से। लेकिन सालाना जब ऑडिट हो रहे थे तो लोग ये कह रहे थे हमारे पास कोई काम ही नहीं रह गया, हम कंप्लायंस से बहुत थक गए, बिजनेस करेंगे या ऑडिट करेंगे। होता है ना कि ये लोग गलत, देखें जी मैंने एक चीज किया हुआ है, उसमें गलत सवालात उठते हैं, गलत चीजें जो है ना जी पॉइंट आउट करते हैं, जबकि दरमियान में सिर्फ उसके लिए जो है ना जी एक पेपर वर्क बढ़ जाता है। सही है। अगर ये लोग सालाना बाकायदा करते रहे बीआर, उसमें कोई मसला नहीं, सिर्फ ये कि खामखा के ऐसे पॉइंट्स ना उठाई जाएं जिससे उसमें जो है ना एक हैरेसमेंट पैदा होती है। अच्छा, और परेशानी हुकूमत ने अभी ऐलान किया है कि जो ये पॉलिसी एफबीआर से ले ली जाएगी और उसके लिए नया पॉलिसी बोर्ड बनाया जाएगा, तो आप क्या समझते हैं किस तरह के लोगों का पॉलिसी बोर्ड बनाना चाहिए? क्या या लेना ये पॉलिसी एफबीआर से सही है या ये इससे और मसाइल बढ़ेंगे? नहीं जी, बिल्कुल नई पॉलिसीज आनी चाहिए। नहीं, पॉलिसीज एफबीआर के हाथ से ले लें और एक नया पॉलिसी बोर्ड बनाएं। मेरे ख्याल में होना चाहिए इस एफबीआर का, जो अगर ये लोग कर सकते तो अभी तक कर लेते हैं। एफबीआर खुद इस पे इंटरेस्टेड नहीं है कि वो कोई ऐसी पॉलिसीज दे दें कि बिजनेस जो है ना जी फ्रेंडली हो। ठीक है, ठीक है। ये हमें मीर मोहम्मद अली खान साहब ने ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर मोहम्मद अली खान साहब। वालेकुम अस्सलाम आनंद भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं? खैरियत से? थैंक यू वेरी मच, आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें ज्वाइन किया। नहीं, ये जो सूरत हाल चल रही है इकोनॉमी की, हम बात कर रहे थे जुबैर साहब से, तो वही कह रहे थे कि ये तो सही आदमी अपने फ्रेंड्स के पास जाता है पहले और अब IMF को भी इंगेज किया हुआ है, लेकिन इकोनॉमी का वही कह रहे थे कि एग्रीकल्चर पे जब तक आप नहीं काम करेंगे, टेक्सटाइल पे काम नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में वैल्यू एडिड नहीं करेंगे, पाकिस्तान का इकोनॉमी का मसला हल नहीं होगा। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए, मैं किसी हद तक एग्री करता हूँ। मैं नहीं समझता, देखिए हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री तो अब रही ही नहीं है, ये कोई खाम ख्याली है। अगर आप GDP के फिगर्स देखें तो उसमें एग्रीकल्चर इज नॉट द लीडिंग फिगर। ठीक है, हमें हर चीज पे तवज्जो देनी पड़ेगी। ठीक है, हमें सबसे पहले एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वैल्यू एडिशन और क्वालिटी को बेहतर करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एनर्जी को, हम एक ऐसे क्वाड्रम में फंसे हुए हैं कि अगर हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो हमें उसकी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। कॉस्ट कम इसलिए नहीं हो पा रही है कि एनर्जी की प्राइसेस बढ़ रही हैं, हमारे पास लिक्विडिटी क्रंच है बैंक्स के अंदर। पिछली गवर्नमेंट ने इतना लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लिया था बोरो कर करके कि अब बैंक्स के पास उतने पैसे नहीं रहे लोकली लैंड करने के लिए, जो कि एक्सपोर्टर्स को भी चाहिए होंगे, इंडिजिनस इकोनॉमी को भी चाहिए होंगे, नॉन एक्सपोर्ट एंटिटीज को भी चाहिए होंगे। तो मेरे ख्याल में तो लेकिन मोहित साहब, बेसिकली आप अगर रीजन में देखें और अगर आप कॉस्ट कटिंग के लिए जाएं एक्सपोर्ट के लिए, तो ऑलरेडी बांग्लादेश हमसे सरपास कर चुका है। तो ये सूरत हाल कितनी हम कॉस्ट करेंगे, बिकॉज कॉस्ट कटिंग करेंगे क्योंकि IMF हमारे ऊपर आया हुआ है कि आप कॉस्ट बढ़ाएं। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना, हम ऐसी जगह फंसे हुए हैं इस वक्त कि हमें पॉलिसी रिफॉर्म लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। पूरे का पूरा मुल्क बैठा हुआ इस वक्त मौजूदे का मुंतजिर है कि जी अगले 4 महीने में सब चीज सही हो जाए, और इसी वजह से हमारी इकोनॉमी कभी बेहतर नहीं हो सकी है कि अवाम की जो राय होती है वो हुकूमत के लोगों को मजबूर करती है कि वो बैंडेड लगाने वाली पॉलिसीज कर दें, जो कि 4 महीने के लिए अच्छी लगे, 2 साल के लिए अच्छी लगे, मगर रूट कॉज को उसके एड्रेस ना किया जाए।
हमें रूट कॉज को एड्रेस करना है कि हम क्यों हर 8 या 10 साल के बाद आके वही आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। इसलिए कि हम पॉलिसीज को एड्रेस नहीं कर रहे, रिफॉर्म्स को एड्रेस नहीं कर रहे। ठीक है, हमें रिफॉर्म्स को एड्रेस करना है। सही है। और इसके लिए मैं ये सजेस्ट बार बार ये करता हूँ कि एक इकोनॉमिक एडवाइजरी बड़ी काउंसिल बनाने के बजाय 30 लोगों की या 25 लोगों की 4-4, 5-5 लोगों की एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाए, जो 5 लोग एक्सपोर्ट के ऊपर, मतलब 5 लोग सेगमेंट वाइज बना दें, आप सेगमेंट वाइज, बिजनेस वाइज बना दें उसको। जी, सेगमेंट वाइज बनाएं और वो हर हफ्ते जाके प्राइम मिनिस्टर से मिले और उनको ये एडवाइस दें। जहां तक मेरी नॉलेज है इस वक्त, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल सिर्फ अभी तक 4 महीने में तीन दफा मिली है। अच्छा। और उसमें भी मुआयजा हो रहा है। देखिए ना, बहुत सारे लोग जब एक साथ बिठा दिए जाए और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हो और हर इंसान अपने आप को एक्सपर्ट समझ रहा हो, और हो भी, मैं तंजन नहीं कह रहा, वो एक्सपर्ट्स हो, तो वहां पे एक कंसेंसस डेवलप नहीं होता। बड़ा डिफिकल्ट होता है कंसेंसस, बड़ा लॉन्ग डिस्कशन के बाद उसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है डिस्कशन कंसेंसस डेवलप करने में। आपकी बात बिल्कुल सही है कि शॉर्ट ग्रुप में बनाए, उसमें जो भी आउटपुट आता है वो प्राइम मिनिस्टर या जो भी रेलेवेंट लोग हैं उनसे शेयर किया जाए ताकि उस पर कोई अमल हो सके। जी। तो अच्छा, अब आप ये देखें कि अभी हुकूमत ने ये अनाउंस किया है कि पॉलिसीज जो है वो एफबीआर से ली जा रही है। एफबीआर को सिर्फ जो है एज अ कलेक्टिंग एजेंट के जो है तौर पे वो इस्तेमाल किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं, ये एक अच्छा इकदाम है या इससे और कोई नया मसला खड़ा हो जाएगा? देखिए, हम पहले तो जो हिस्ट्री ने हमें सिखाया है, हम तो पहले नी जर्क रिएक्शन, अनवर भाई, हमारा ये होगा कि मसला खड़ा होगा। हमें देखना चाहिए ना, यही तो पॉलिसी रिफॉर्म्स है। अगर आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव यूज करेंगे, जैसे IRS है अमेरिका में, दुनिया का सबसे ज्यादा टैक्स वहाँ कलेक्ट होता है। वहाँ IRS से कोई डरता नहीं है। वहाँ IRS, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, जो टैक्स कलेक्शन की है, उसको हम वहाँ पे फ्रेंडली समझा जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो हमारा उसको सॉल्व करेंगे। हर चीज इलेक्ट्रॉनिकली हो गई है वहां पर। आपका ह्यूमन इंटरैक्शन 0 हो गया है, अनलेस कि आपकी ऑडिट हो रही हो वहां पर। यही चीज हम यहाँ पर क्यों नहीं करते? एक आम आदमी को खौफ है एफबीआर से कि अगर के वो उनके चुंगल में फंसा तो वो गया, चाहे वो कमिश्नर के हाथ में फंसे कि एक आम क्लर्क के हाथ में फंसे। हमें आज के टेक्नोलॉजी, सर देखें, आप जो बात कर रहे हैं बड़ी आइडियल बात कर रहे हैं, लेकिन बहसल कौम हम डॉक्यूमेंट नहीं करना चाहते अपने आप को। वो तो करना पड़ेगा ना। देखिए, हम क्या करना चाहते हैं और क्या हमें करना पड़ेगा आर टोटली 2 डिफरेंट थिंग्स। कोई आदमी दूसरे में टैक्स नहीं पे करना चाहता। आप समझते हैं अमेरिका में टैक्स वो खुशी से पे करते हैं, नहीं पे करना चाहता। कोई नहीं चाहता कि रेड लाइट पे रुके, कोई नहीं चाहता कि रूल्स को फॉलो करे, मगर हुकूमत की रिट होती है। जो रिट हुकूमत करवाती है, उस रिट के तहत अगर हम टैक्स पे करना चाहें या ना पे करना चाहें, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करना है तो करना है। किस तरीके से करना है, विदाउट क्रिएटिंग केओस इन द कंट्री, वो हुकूमत का काम है। वो हुकूमत का काम है कि ऐसी पॉलिसीज लेकर आए कि अगले 5 से 10 साल के अंदर हमारी पूरी इकोनॉमी स्लोली एंड स्लोली डॉक्यूमेंट हो। टर्न अराउंड हो जाए। साल से जो इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई है, वो आप 2 साल में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन जो प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो बिजनेसमैन है, जो ट्रेडर्स हैं, वो डॉक्यूमेंट करने पर तैयार नहीं है। और यही जो रेजिस्टेंस है, ये पिछले सालों से जो है नजर आ रही है कि अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है, ऑल्टरनेटिव लिए जाते हैं और उसमें विदहोल्डिंग के क्लॉजेस बढ़ा दिए जाते हैं और डॉक्यूमेंटेशन फिर नहीं होती। अनवर भाई, देखिए, अगर बिजनेस कम्युनिटी नहीं करना चाह रही है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि गवर्नमेंट उनके आगे घुटने टेक दे। ठीक है, ये किस किस्म की लॉजिक है? ठीक है, अगर फेयर तरीके से इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जा रहा है, मैं समझ सकता हूँ, मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, मैं अगर मेरे साथ कोई गलत किया जा रहा है तो मैं उसको अपोज करूंगा, मगर ये चीज तो मैं अपोज नहीं कर सकता ना कि जी मैंने डॉक्यूमेंटेशन अपने बिजनेस की नहीं करनी है, मैंने हर चीज को ट्रांसपेरेंट नहीं रखना है। ये तो मेरी कोई लॉजिक ही नहीं बनेगी एज लॉन्ग एज इट इज फेयर। लेकिन ये जो अब जो सूरत-ए-हाल अगर वो मान जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, जो डिफरेंस है डिक्लेयर्ड वर्जन और एक्चुअल जो हमारी इकोनॉमी है,
उसको फिर हम ऑन बोर्ड कैसे लाएंगे? बिकॉज अगर टैक्स के मामला देखे जाएं तो टैक्स में तो इस पर बड़ी सीरियस लिटिगेशन शुरू हो जाएगी, बड़े मसाइल शुरू हो जाएंगे, प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी, प्रोसिक्यूशन शुरू हो जाएगी, या तो फिर हम एक और एमनेस्टी की तरफ जा रहे हैं। नहीं, एमनेस्टी की तरफ देखिए, अगर सबसे पहले तो देखिए मैं समझता हूँ हमारी एक्चुअल जीडीपी जो है ना वो $1 ट्रिलियन के करीब है। ठीक है। 1 लाख रुपए आप सुबह घर से लेकर निकलें, आपको 25-30 हजार रुपए से ज्यादा की असली रसीदें नहीं मिलेंगी अगर आप उसको खर्च करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है वो एटलीस्ट 3 टाइम्स है, और उसके अंदर कोई 40%, 50% ऐसा भी है जो गलत रिपोर्टिंग करते हैं। तो हम इसको एक सेंट्रलाइज डाटा पॉइंट से लेकर आए, तो उनको इकोनॉमी में इंटीग्रेट करें, आप फोर्स करें, आप ऑडिट्स करें, मगर वो ऑडिट्स जो हो ह्यूमन ऑडिट्स ना हो, आप इंसेंटिव दें, आहिस्ता आहिस्ता इंसेंटिव देकर आप लेकर आए, और रूल सबके लिए एक रखें। ये ना हो कि अभी मैं पढ़ रहा था कि 2 बहुत बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने 7 बिलियन रुपीस का टैक्स डिक्लेयर नहीं किया, जो कि मेरी खुद इंडस्ट्री है। ये कैसे हो सकता है कि ये खबर आए और उसके बाद फिर ये बिल्कुल खामोश हो जाए ये बातें? तो उसके बाद मेरे जैसा आदमी जो जिसने गलत नहीं किया है, फिर वो ये कहेगा यार अगर उनको नहीं पकड़ा तो मुझे क्यों पकड़ ले। लेकिन मेरा सवाल, जो बुनियादी सवाल है ना, वो ये है कि अगर इंटीग्रेशन आप करने जाएंगे तो जो गैप है ना, आपने जैसे बताया ये जो 3 टाइम गैप है, इस गैप को आप कैसे एट पार करेंगे? देखिए, 2 ममालिक हैं जहां पे अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हुआ करती थी और लार्ज अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हो गई। एक तो चाइना था, दूसरा ब्राजील था। उन्होंने 15 से 30 साल, चाइना को 30 साल लगे पूरी इकोनॉमी को किसी हद तक डॉक्यूमेंट करने का। साउथ अमेरिका, ब्राजील इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी, उनको कम से कम 14 या 15 साल लगे। हमें भी शायद इतने ना लगे, मगर हमें भी 10 साल लगेंगे। आप फेज वाइज करें, रियल एस्टेट को डॉक्यूमेंट करें, ऑटो इंडस्ट्री को डॉक्यूमेंट करें, उसके बाद आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को करें, आप एग्रीकल्चर को करें। हर साल 2-2 इंडस्ट्रीज को लेके उसको आप डॉक्यूमेंटेशन की ड्राइव चलाएं। अगर कोई ये समझता है कि आज सुबह बैठ के इस्लामाबाद से पॉलिसी बनाएंगे और परसों सुबह तक हर चीज डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी, तो सुनने वाला और सोचने वाला दोनों मेरे ख्याल में किसी ऐसी जन्नत में रह रहे हैं जहाँ से नमक होते हैं। तो आपके ख्याल में ये लॉन्ग टर्म हमारे प्लान होने चाहिए, शॉर्ट टर्म प्लान में ये चीजें हो नहीं सकती हमारी? बिल्कुल नहीं हो सकती। हम चूज करें सब में ज्यादा रेवेन्यू लॉस कहाँ हो रहा है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, कि जहाँ सब में ज्यादा उसको प्रायोरिटी दें, उसके बाद आगे चलें उसके साथ। तो आप उसको ले, उसमें भी आप सेगमेंट वाइज कर दें ना, मैन्युफैक्चरर्स का अलग कर दें, सर्विस इंडस्ट्री का अलग कर दें। एक ही फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें सप्लायर का अलग कर दें। ठीक है मोहम्मद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम फिर आपसे किसी वक्त आपसे बात करेंगे। आपने बड़ी सहर हासिल गुफ्तगू की, बहुत ही वाज़ेह तौर पे आपने बताया कि क्या होना चाहिए और किस तरह डॉक्यूमेंट हो सकता है। ये जो बातें होती हैं डॉक्यूमेंट कर दो, आज रात और कल रात को डॉक्यूमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हम प्लान करने पड़ेंगे और फिर जाके इकोनॉमी डॉक्यूमेंट होगी। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, हाजी अताउर रहमान साहब, जुबैर मोतीवाला साहब और मोहम्मद अली मीर साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने देखा कि ये एक दिन का काम नहीं है, लेकिन इसमें जहन की तब्दीली ज़रूरी है। आपको ये सोचना है कि आपने अपना ट्रू टैक्स देना है और आपने जहाँ भी कोई पेमेंट की है उसकी रसीद भी ज़रूर लेनी है। ये शुरू में तो बड़ा तकलीफ होगा, लेकिन ग्रेजुअली ये चीज़ इस सोसाइटी में इनकलकेट कर जाएगी और फिर हमारा माशरा जो है डॉक्यूमेंट होगा। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।